नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 11th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल होंगे और वे सभी हैजरस वेस्ट डिस्पोजल से जुड़े हुए होंगे और इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिसेस के लिए और इस एग्जाम से संबंधित सभी इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डेली एवरेज अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन इंडियन हॉस्पिटल्स पर पेशेंट? तो भारतीय अस्पतालों में हर एक पेशेंट के द्वारा एवरेज कितना डेली अमाउंट बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेट होता है? 1 kg, 1.45 kg, 3 kg या 2 kg? और सही उत्तर है बी, 1.45 kg। Question number 2. The biomedical waste management and handling rules came into existence in which of the following years? 1986, 89, 2002 या 1998? और सही उत्तर है 1998। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स से सवाल पूछे जा सकते हैं। Question number 3. Which of the following methods of disposal is not adopted for biomedical waste? इनमें से कौन सा मेथड है डिस्पोजल का जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अडॉप्ट नहीं किया जाता है? पहले श्रेडिंग आफ्टर डिसइंफेक्शन, मतलब कि पहले उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर उसको श्रेड कर देते हैं, एकदम छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो ये तो तरीका होता है, जैसे सिरिंज वगैरह होती है उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है ऑटोक्लेव करके और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड कर दिया जाता है। तो ये तो होता है। हाइड्रोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग में क्या होता है कि पानी और भाप दोनों गर्म पानी में उसको जो है प्रेशर पे उस चीज को उबाल दिया जाता है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो ये भी तरीका होता है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में क्या होता है कि बहुत ही हाई तापमान पर, जैसे कि 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज को जला दिया जाता है तो सिर्फ राख बचती है। तो इंसिनरेशन सबसे कॉमन तरीका है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का। और ये फाइनली है लैंडफिल। तो लैंडफिल एक तरीका है जो बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डायरेक्ट लैंडफिलिंग बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कहीं भी नहीं होती है। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट को डिसइंफेक्ट करते हैं और उसके बाद श्रेडिंग या इंसिनरेशन जो भी करना है वो करते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इंसिनरेशन भी करते हैं कि बहुत गर्म तापमान पे आपने उसको जला के बिल्कुल राख कर दिया तो कुछ नहीं बचा। पर लैंडफिलिंग में क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है। तो उसको अगर आप लैंडफिल में डाल देंगे और लैंडफिल अगर गलती से भी लीक हुआ तो फिर वो टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट जहां तहां ग्राउंड में, सॉइल में, ग्राउंड वाटर में जाएगा और वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए लैंडफिलिंग डायरेक्टली नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. What type of biomedical waste is burned and disposed of using a rotary kiln incinerators? रोटरी किल्न इंसिनरेटर के इस्तेमाल से किस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया और फिर डिस्पोज किया जाता है? सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट, ग्लास बायोमेडिकल वेस्ट, लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही उत्तर है ए, सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट। सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो ग्लास भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है, सिरिंज वगैरह भी हो सकती है। उन सबको रोटरी किल्न इंसिनरेटर में बहुत ही गर्म तापमान पे जला के उसको राख बना दिया जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रोटरी किल्न इंसिनरेटर क्या होता है तो ये होता है, यहाँ से सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है, यहाँ पर वो भट्टी में पकता है और पक के बिल्कुल राख बन जाती है और यहाँ से गैस निकलती है और यहाँ से बॉटम ऐश निकलता है, ठीक है। यही होता है। Which of the following statements is correct? Per the Biomedical Waste Management and Handling Rules in 1998, all medical institutions are responsible for proper management and disposal of the biomedical waste. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के तहत सारे ही जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे अस्पताल हो, कुछ भी हो, वो अपने बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल और मैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये सही है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इनटू येलो, रेड एंड ब्लैक बिन्स depending upon their type is mandatory under the biomedical waste management and handling rules 1998. सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी में बांटना। तो पीले, लाल या काले रंग के बिन्स में बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगरी के हिसाब से बांटना मैंडेटरी है, जरूरी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के तहत। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी, certain type of biomedical waste need to be autoclaved, heated with steam under pressure just like a pressure cooker.
फॉलोड बाय श्रेडिंग एंड सूटेबल डिस्पोजल। तो ये भी सही है, कुछ तरह के जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनको पहले ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव मतलब होता है, किसको ऑटोक्लेव करते हैं, जैसे सिरिंज वगैरह होती है मेटल की, उनको पहले ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर का ग्लोरीफाइड रूप है, एक बड़ा सा प्रेशर कुकर होता है और उसमें प्रेशर पे स्टीम होता है, बॉइलिंग वाटर होता है, उस पे उसमें जो है इस तरह के जितने भी सिरिंज और शार्प चीजें हैं उनको डाल के और उनको डिसइंफेक्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद उसको श्रेड करना होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है और फिर उसको यूजुअली इंसिनरेशन करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो ये भी सही है, ठीक है। अब पांचवा स्टेटमेंट है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एंड द रेसिड्यू लैंडफिल। कि सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट किया जा सकता है और उससे जो राख निकलती है उसको लैंडफिल किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को आप उसको रोटरी इंसिनरेटर में आप उसको डाल के और उसको आप किसी भी तरह के इंसिनरेटर में, अलग अलग तरह के इंसिनरेटर होते हैं, तो रोटरी किल जो होता है सॉलिड के लिए होता है, कुछ लिक्विड के लिए भी इंसिनरेटर्स होते हैं। तो उनमें डाल को आप एकदम उसको राख कर सकते हैं और जो राख बचती है, क्योंकि वो राख पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड है, उसमें कोई कीटाणु कोई जीवाणु नहीं होता है, तो फिर उस राख को आप लैंडफिल कर सकते हैं। तो डी भी सही है। तो जो इंसिनरेशन के बाद जो राख बचती है उसको लैंडफिल किया जा सकता है, पर सॉलिड वेस्ट को या लिक्विड वेस्ट को डायरेक्टली लैंडफिल नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ई ऑल ऑफ द अबव, तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रॉनिक एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस एडवर्सली अफेक्ट्स ट्रीज। इनमें से कौन सा रेडिएशन है जिसके कि क्रॉनिक यानी कि स्लो और लंबे समय तक एक्सपोजर से पेड़ों को तकलीफ हो सकती है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या ऑल ऑफ द अबव? सही उत्तर है सी, गामा रेज, क्योंकि गामा रे जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी उनमें होती है। तो अगर धीरे 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 अगर पेड़ों पर वो गामा रेज दी जाए, लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी गामा रे अगर पेड़ों पर दी जाए, तो वो पेड़ों को नष्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम डोज एट विच रेडिएशन सिकनेस कैन बी इंड्यूस्ड? रेडिएशन सिकनेस होता है कि आपको रेडिएशन लगा, मतलब कि आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन लगा और आप बीमार पड़ गए, तो कम से कम कितनी डोज होनी चाहिए जिससे कि रेडिएशन से आप बीमार पड़ सकते हैं? 45 रैम, 200 रैम, 150 रैम या 100 रैम? और सही उत्तर है डी, 100 रैम। 100 रैम मेजरमेंट का रेडिएशन अगर आपको लग गया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन डैश हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो किस तरह से रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट में? क्यूरीज पर लीटर, क्यूरीज पर केजी, क्यूरीज पर ग्राम या मिली क्यूरीज पर लीटर? और सही उत्तर है क्यूरीज पर लीटर, आंसर इज ए। तो यहाँ पर होगा रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन क्यूरीज पर लीटर इन हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नाम 9, प्लूटोनियम 239 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ। प्लूटोनियम 239 का हाफ लाइफ कितना दिन होता है, ठीक है। और सही उत्तर है बी, 24,000 साल। इसलिए वो हाई रेडियो एक्टिव है और 24,000 साल तक वो रेडियो एक्टिविटी देता ही जाएगा। तो इसलिए उसको जो है बहुत जतन से, बहुत हिसाब से उसको डिस्पोज किया जाता है कि कहीं से लीक ना हो जाए, ठीक है। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी? इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स नहीं है रेडियो एक्टिविटी का? ए, रेडियो एक्टिव रॉक्स एंड मिनरल्स, ये तो है क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं वो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वो हमेशा नेचुरली रेडियो एक्टिविटी देता रहता है। कॉस्मिक रेज, जो दूसरे प्लैनेट से रेज आते हैं, सन से रेज आते हैं, तो वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स, तो हम हैं चाहे कोई भी है, प्लांट है, एनिमल है, हर किसी में थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव मटेरियल तो होता ही है और वो भी कॉन्स्टेंट डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव हम सभी हैं, तो वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव है। लेकिन डी, न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो ये नेचुरल सोर्स नहीं है रेडियो एक्टिविटी का, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो तो आपने जमीन से खोद के उसको एनरिच किया है और फिर उसको न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किया है, तो वो नेचुरल नहीं होता, वो एंथ्रोपोजेनिक होता है, ठीक है। सही उत्तर है डी। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपको इस एग्जाम के लिए मेरी मंगल कामनाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें, और कोई फीस नहीं भरनी, पर गुरु दक्षिणा के तौर पे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।